तरोला तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचंद्र जायसवाल जी से मैं कानूनी विषय पर चर्चा करूंगा, जिसके बारे में लोगों को जागरूक को जानकारी चाहिए। और जैसे बलात्कार का झूठा केस है और सब, इस विषय पर आप बताइए किसी मुद्दे पर। देखिए, इस विषय पे मेरा ये कहना है कि वर्तमान सरकार को साक्षरता शिविर लगा करके, विधिक साक्षरता शिविर लगा करके लोगों को जागरूक किया जाए। कानून के प्रति जब उनकी जानकारी होगी, उसके हर पहलू की जानकारी होगी, तो अपराध कम होगा। लोग कानून की जानकारी नहीं रखते हैं, इस वजह से गलत मामले, उल्टे सीधे मामले समाज में होते हैं, जिससे समाज में एक भय उत्पन्न होता है और लोग उसके प्रति जो है अपने सही दायित्वों का पालन नहीं कर पाते। बलात्कार, चोरी जैसे अपराध किन परिस्थितियों में घटते हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए, इनके प्रति समाज में जब जागरूकता होगी तो अपराध अपने आप कम हो जाएगा। अपराध समाज में बढ़ने का मुख्य जो है, लोग जागरूक नहीं हैं, लोगों के अंदर जानकारी नहीं है बारे में। वास्तव में काफ़ी इसके लिए सरकार को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सर, जो हाँ सर बताइए। हाँ, इसी यही तो मैंने कहा है ना कि सरकार का ये दायित्व है कि समाज को कानून कायदे से जागरूक किया जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे विधिक साक्षरता शिविर लगाकर समाज को जागरूक किया जाए कि भाई देखिए, अगर आप किसी की हत्या करेंगे, किसी को नाजायज़ फंसाएंगे, तो आप भी दोषी होंगे, आपके परिवार पे भी मुकदमा कायम होगा, आप उनको सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी हो सकती है। ये जब उनको जानकारी होगी, तो कानून की जानकारी होगी, तो अपराध के प्रति अपना दृष्टिकोण कम करेंगे। कहने का कि समाज में अपराध होता है, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, बदले की भावना उत्पन्न होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला जाता है। आपने या किसी ने मान लिया किसी की हत्या की, उसके लड़के ने एक ध्येय बना लिया, अब उसको कानून की जानकारी नहीं है, वो समाज से उसको सही सहयोग नहीं मिल पा रहा है। विधि की जानकारी ना होने के कारण तमाम ऐसे अपराधी छूट जाते हैं, सही साक्ष्य गवाही नहीं हो पाता है, साक्ष्यों के अभाव में छूट जाता है। सचिवालय बनाया गया है, उसमें सर तो गाय भैंस जैसे घूमती है। नहीं, गाय भैंस घूमती है, ये अव्यवस्था है। ये करना चाहिए, ये सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर सचिवालय बनाया गया, ग्राम सचिवालय का उद्देश्य ये है कि गांव की जनता को, गरीब कमज़ोर वर्ग के लोगों को सही न्याय, सही सुविधा गांव स्तर पे मिल जाए, वो कानूनी जानकारी। ये अगर साक्षरता शिविर गांव में ग्राम सचिवालय स्तर पे आयोजित की जाएगी, तो लोग कानून से काफ़ी जागरूक हो जाएंगे, कानून के प्रति उनकी वफादारी बढ़ेगी, कानून के प्रति उनके मन में एक भय होगा कि भाई अगर हम अपराध करेंगे तो हमको सज़ा हो सकती है, मेरी फांसी हो सकती है, मेरा परिवार बर्बाद हो सकता है, मेरे बच्चे उससे प्रभावित हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के प्रति भी उनको जागरूक कराया जाएगा। भ्रष्टाचार एक जो है दीमक की तरह है, समाज के में दीमक की तरह है, ये समाज को खा जाती है। दिन पर दिन जो बढ़ रहा है समाज में, इस पे गवर्नमेंट को, वर्तमान सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। वर्तमान सरकार अगर इस पे ध्यान नहीं देगी तो सरकार की सारी योजनाएं फेल कर जाएंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो किसी भी योजना को ख़त्म कर देता है। आज इसके पूर्व में योजनाएं बनती थी और उन योजनाओं का 3 साल का टाइम होता था, लेकिन अगली पंचवर्षीय बीत जाती थी और उसका लागत फिर डबल हो जाता था। लेकिन आज इस सरकार में ऐसा हुआ है, ये देखने को मिल रहा है कि जो योजनाएं निर्धारित समय में पूरा हो जाती हैं, 3 साल की अगर समय सीमा दी गई है तो वो अपने समय सीमा के अंदर पूरी होती हैं। इससे समाज का विकास होता है, समाज के हर वर्ग को फ़ायदा मिलता है। तो मेरा सरकार से भी इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि वो ग्राम सचिवालय स्तर पर ग्रामीण शिविर लगा करके गांव के पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को
कानून के प्रति जागरूक कराया जाए, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए कि देखिए तुम्हारा ये अधिकार है, तुम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो। अगर तुमसे कोई जो है इस तरह से गलत मतलब घूस मांगता है या कोई इस तरह से पारितोषिक मांगता है तो कतई मत दो, तुम उसकी सूचना भ्रष्टाचार सेल को दो। भ्रष्टाचार सेल के कई नंबर है जो गांव स्तर पे उसको जारी किया जाए कि ये नंबर है एंटी करप्शन टीम की। अगर कोई तुमसे भ्रष्टाचार के लिए पैसे गलत तरीके से मांगता है, अवैध धन मांगता है, तो इस नंबर पे तुम सरकार को सूचित करो। सर इसी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं बताऊं सर, मैं अपने उत्तर प्रदेश की तो बात है अलग है सर, मैं मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र में भी देखा हूं कि वो लोग ये पूछते हैं कि एंटी करप्शन टीम होता क्या है, ये भ्रष्टाचार जैसे लोग जो पकड़ते हैं, कोई गिरफ्तार होता है घूस लेते हुए, तो ये कौन सी टीम होती है, कहाँ रहता है, ये इनसे कैसे संपर्क किया जाए, इसका तो ये बताइए कि इतना मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये बात सर मैं आपसे बताऊं, ये कोई अध्यापक ऐसा टीम हमारे को मतलब जानकारी नहीं है, ये कैसे होता है सब? नहीं, उसमें इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को ग्राम सचिवालय स्तर पर शिविर लगा करके और कानून के प्रति जागरूक करने का आशय ही यही है कि उनको उनके अधिकारों से अवगत कराया जाए कि देखिए तुम लोगों से कोई कर्मचारी हमारा अगर अवैध धन मांगता है, घूस मांगता है, तो ये नंबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। गांव सचिवालय स्तर पे उन नंबरों को जगह जगह पे लगाया जाए कि ये एंटी करप्शन टीम की ये नंबर है, इन पे आप गवर्नमेंट को, एंटी करप्शन टीम को सूचना दीजिए। क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ हैं, वो डरते हैं कि भाई हम अगर पैसा नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा। लेकिन जब उनको ये पता हो जाएगा कि जो है नहीं, अगर इसकी सूचना मैं मतलब उच्च अधिकारियों को दूंगा, एंटी करप्शन टीम को दूंगा, तो ये इससे कर्मचारी भी डरेंगे और समाज का उससे भला होगा। समाज का जो सरकारी दायित्व है, लोग अपने दायित्व को सही ढंग से निर्वाह करेंगे। अच्छा सर, मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं सर कि अगर अधिवक्तागण भी अगर इस जैसे भ्रष्टाचार, क्रिमिनल जो अपराधी आते हैं सर, अपराध करके किस स्तर तक अगर वो मतलब चाहें तो कम हो सकता है सर, इसके विषय पर अगर आप कुछ कहना चाहें। अधिवक्ता समाज जो तहसील स्तर का है या जिले स्तर पे है, वो बहुत मेहनत करता है, पूरा जीवन अपना समाज के लिए गंवा देता है। उसको चोर, उचक्के, डकैतों से भी मुकाबला करना पड़ता है, हर गलत कार्य का उनको फेस करता है। लेकिन ये सरकार अधिवक्ता समाज पे ध्यान नहीं देती है। अधिवक्ता समाज को उचित सही जो है, अगर उसको उस पर ध्यान दिया जाए तो समाज की, सरकार के तमाम दायित्वों की जिम्मेदारी अधिवक्ता समाज अपने कंधों पे लेकर के और लोगों को जागरूक कर दे, सही न्याय दिला दे। सरकार को अधिवक्ता समाज के हितों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए, समाज की सेवा में बिता देता है। तमाम मुकदमों में वो गलत कार्यों का विरोध करता है। समाज का जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है वो वकील के पास आता है, और वो जो पीड़ित पक्षकार है वो भी वकील ही के पास आता है। वो पीड़ित पक्षकार को अगर न्याय तभी दिला पाएगा जब उसको सामाजिक सुरक्षा दी जाए। सामाजिक सुरक्षा सरकार का दायित्व है कि वो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो समाज के हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करे। अन्य सरकारों में जो है अधिवक्ता संरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक नहीं पास किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अधिवक्ता सुरक्षा बिल जल्द से जल्द पास करे, जिससे अधिवक्ता निर्भय होकर समाज की सेवा कर सके। अच्छा सर, मैं ये भी देखता हूं कि अधिवक्तागण जो अपराधी होते हैं उनका भी, जैसे अच्छे होते हैं तो उनका तो केस, उनका लड़ना दायित्व है। जो अपराधी आया है उसको भी न्याय दिलाए, जो पीड़ित आया है उसको भी न्याय दिलाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी के खिलाफ FIR पुलिस ने लाज कर लिया वो सही ही किया हो।
हो सकता है उसने सही अपराधी को छोड़ दिया हो और जो गलत जो सही व्यक्ति था उसको अपराधी बना दिया हो। अगर उसको अधिवक्ता उसको संरक्षण नहीं देगा, उसका मुकदमा नहीं लड़ेगा, तो निर्दोष व्यक्ति फांसी के फंदे पे चढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो अपराधी है, जो अपराधी है, जो पुलिस के उससे मतलब बच गया है, वो तो मतलब दबाव में लेकर के और वो मतलब उसका मनोबल और बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता का ये दायित्व है, उसका ये कर्तव्य है कि समाज का जो अपराधी है या जो पीड़ित है, दोनों को न्याय दिलाए। अगर वो अपराधी है तो सजा पाएगा, दोनों तरफ से अधिवक्ता ही तो रहते हैं। अगर अपराधी है तो उसको सज़ा मिलेगी, अगर अपराधी नहीं है तो उसको निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। कानून का ये सिद्धांत है कि 100 जो है दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा न मिले। जिस आदमी ने कोई अपराध नहीं किया वो फांसी के फंदे पर चढ़ जाए तो कितना बड़ा अपराध है। तो इसलिए अधिवक्ता समाज पीड़ित और अपराधी दोनों का मुकदमा लड़ता है। कानून के आईने में कानून के तहत वो उसकी पैरवी करता है। अगर कानून के साक्ष्य सबूत अगर वो उसके मतलब खिलाफ है, वो अपराधी नहीं है, गलत तरीके से फंसा दिया गया है पुलिस ने या किसी बड़े सेठ साहूकार ने उसको गलत तरीके से नेम्ड करा दिया है, तो उसका छूटना भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता पीड़ित और अपराधी दोनों का मुकदमा लड़ता है। वो अपराधी एक्चुअली अगर है तो उसको सज़ा होगी, फांसी होगा, वो बचेगा थोड़े जो। तो इसलिए ये कहना कि अधिवक्ता को अपराधी का मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए या मजबूरी में लड़ता है, मजबूरी में नहीं लड़ता है, वो अपना। ये राष्ट्रपति मुर्मू जी जो हैं उनका ये भी उठाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कैदी बढ़ रहे हैं, जो अपराध के श्रेणी में जो भी हैं कैदी। हमारे भारत में अधिक जेल बनाने की ज़रूरत है, जिसे जो जेल बनाने में खर्चा करती है थाना बनाने में, क्योंकि अपराध बढ़ता है तो जेल बनाना पड़ेगा, थाना बनाने पड़ेगा। बनाने के लिए सरकार पैसा खर्चा करना चाहती है। वही अधिवक्तागण को पेंशन क्यों नहीं देना चाहती है? अगर वो पैसा पेंशन दे तो कम से कम इससे 100% अपराध कम होगा, क्योंकि वो अपराध को बढ़ावा या अपराध को बढ़ावा तो देते नहीं है, लेकिन कम से कम अपराध की तरफ पक्ष में भी नहीं रहेंगे अगर है कुछ हद तक है तो। आपने कहा, देखिए सरकार का ये दायित्व है कि अधिवक्ता समाज इसीलिए सामाजिक सुरक्षा की मांग करता है। सामाजिक सुरक्षा में उसके हित, सामाजिक हितों की भी रक्षा करना है। अगर सरकार अधिवक्ता समाज को पेंशन उपलब्ध कराती है, उसकी सामाजिक सुरक्षा करती है, तो अधिवक्ता निर्भय होकर के मुकदमों की पैरवी करेगा। दूसरी बात, जो जेल बनाने और थाने बनाने की बात है, वो जो मैंने पहले कहा कि ग्राम सचिवालय स्तर पर विधिक साक्षरता शिविर लगा करके कानून के प्रति लोगों को जागरूक कराया जाए। अगर कानून के प्रति लोग जागरूक हो गए, अपराध के प्रति जागरूक हो गए कि भाई अगर हम अपराध करेंगे तो हमको फांसी की सज़ा हो जाएगी, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमको गलत कानून, ये कायदा 379 में चोरी की सज़ा में ये मतलब सज़ा है, तो हम अगर इतने दिनों के लिए जेल चले जाएंगे तो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो वो डरेगा। तो इन थाने और जिला का ये कारागार को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समाज को जागरूक करना। ग्राम सचिवालय स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, गांव स्तर पर विधिक साक्षरता शिविर लगा करके लोगों को जागरूक किया जाए। अधिवक्ता समाज जो न्याय दिलाने की एक मुख्य कड़ी है। बार और बेंच एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से सुविधाएं बेंच को दी जाती है, उसी तरह से अधिवक्ता समाज को भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके और अपराधियों को सज़ा दिलाने में भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण अदा कर सके। अच्छा सर, ये जो बलात्कार की कुछ घटनाओं में मैं भी ये देखता हूँ सर कि अगर वो बलात्कार नहीं किया है, कई घटना में देखा हूँ, उसमें भी कोर्ट से आर्डर होता है और उन पर FIR होता है सर। वो पकड़ के जेल जाएगा, फिर जमानत होगा या पक्ष विपक्ष रखा जाएगा। वही मैंने कहा
जो आपने इसके पहले मुझसे प्रश्न किया कि वकील मजबूरी में अपराधियों की मतलब जो है पैरवी करता है, इसीलिए मैंने कहा कि अधिवक्ता का दायित्व है कि जो मुलजिम बन के आया है वो हो सकता है निर्दोष हो, उसको गलत तरीके से फंसा दिया गया हो। तो अगर उसको गलत तरीके से फंसा दिया गया है तो कौन न्याय दिलाएगा? अधिवक्ता ही न्याय दिलाएगा कि नहीं ये निर्दोष है। उसको सेठ साहूकार या बड़े लोग, दबंग लोग, राजनीतिक व्यक्ति अपने विरोधियों को गलत मुकदमे में फंसा देते हैं, लेकिन न्यायालय पर अधिवक्ता उसकी लड़ाई लड़ करके उसको निर्दोष साबित करता है। कोर्ट की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका जैसे सीबीआई जांच या जैसे गोपनीय जांच कराना चाहिए सीआईडी से, या जो भी उनका एक पक्ष होता है सरकार, जैसे कानून में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है कि नहीं है सर? ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोर्ट जो है, कोर्ट में जब कोई अपनी अर्जी लगाएगा, पिटीशन दाखिल करेगा, तब उस पर कोर्ट समुचित आर्डर करेगी। उसके लिए हर न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार अलग है, जिला न्यायालयों का अलग है, लोअर कोर्ट का अलग है। कीजिए कि इस मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत है, उसमें आदेशित किया जाए। वो राज्य सरकार को आदेश देगी, राज्य सरकार जो है उस पर अपना रिकमेंडेशन करेगा, सेंटर पे जाएगा, सेंटर जो है केंद्रीय गवर्नमेंट अपना जो है सीबीआई की संस्तुति करेगी। बाकी लोअर कोर्ट के पास ऐसी कोई वो नहीं है कि जो लोअर कोर्ट किसी गोपनीय जांच करावे किसी अपराध के संबंध में, ऐसा कोई मतलब सीआरपीसी में व्यवस्था नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो क्रिमिनल कोर्ट है सर, उनका अधिकार नहीं है? उनका भी अधिकार नहीं है। वो भी न्यायालय भी अपने कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। उनके लिए सीपीसी, सीआरपीसी जैसी किताबें है, उन्हीं के सीआरपीसी के तहत आपराधिक मुकदमों का वो परीक्षण करते हैं, न्याय देते हैं। उस दायरे से हटके वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। उनकी भी बाध्यता है, हाई कोर्ट से जवाब तलब कर सकती है। अगर कानून के दायरे से हटकर अगर कोई काम करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ये उनसे क्वेश्चन कर सकती है, उनको तलब कर सकती है, उनको पनिश कर सकती है। तो सबकी सीमाएं निर्धारित है, चाहे वो जिला अदालत हो, तहसील अदालत हो, या माननीय उच्च न्यायालय हो, या माननीय उच्चतम न्यायालय हो। सबकी सीमाएं हैं और सब अपनी सीमाओं में रहकर काम कर रहे हैं। गहनता से विचार करें कि जैसे कि इतना केस मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है केसों में सर। देखिए, उतरौला तहसील मुख्यालय पर लगभग एक ही न्यायालय, मुंसिफ एक ही सिविल जज सीनियर जूनियर डिवीज़न का न्यायालय था। लगभग 20,000 मुकदमे लंबित थे एक ही मजिस्ट्रेट के जिम्मे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और विगत इसी 6 अप्रैल को एक अतिरिक्त कोर्ट की स्थापना दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया है, जिसको माननीय जज साहब, जिला जज महोदय श्री लल्लू सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया है अभी 6 तारीख को, और वो कार्यरत है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी मांग कर रहे हैं कि तहसील स्तर पर मुकदमे अधिक हैं। एक डीजे और एक जेएम की अगर स्थापना हो जाती है तो न्यायालय का काम सही ढंग से लोगों को न्याय मिलेगा। जनता जो आती है 50-50 किलोमीटर दूर से और तारीख लेके चली जाती है और 10-10 साल उनके मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पाता है। अगर ये न्यायालय की व्यवस्था हो गई तो उनको सही समय पर न्याय मिलने लगेगा। अच्छा सर, ये पूरे भारत में भी ऐसा होना चाहिए? पूरे भारत में मुकदमों की संख्या के आधार पर न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। देखिए, विलंब से मिला हुआ न्याय, देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता है। किसी आदमी के साथ किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, पता लगा कि 20 साल तक वो मुकदमा चलता रहा, गवाह मर गए, वादी मुकदमा शिथिल पड़ गया, केस छूट गया। वही अगर समय के अंदर 1-2 साल में उसका ट्रायल हो जाता तो शायद वो आदमी जो दोषी था उसको सज़ा मिलती
और पीड़ित पक्षकार को न्याय मिलता है।